हे गाइज, वेलकम टू सक्सेस साथी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आई एम कुंदन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। कैन बलूचिस्तान बी सेपरेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो सकता है? इसके पीछे एक्चुअली रीज़न भी है कि अभी कल की न्यूज़ देखोगे तो 4 सोल्जर मारे गए हैं, द हिंदू ने कवर किया है, और जो एक अल जजीरा है उसने भी इस बात को कवर किया है कि 8 लोग मारे गए हैं, 15 घायल हो गए हैं। अटैक जो सिक्योरिटी फोर्स उस पर अटैक किया गया था इन बलूचिस्तान। और एक और न्यूज आई थी अभी अप्रैल 22 की न्यूज है कि 5 लोग मारे गए थे, ये भी बलूचिस्तान में ही है, जहाँ पे कि एक 5 स्टार होटल है सेरेना होटल, वहाँ पे डिप्लोमेट्स या फिर जो भी कॉन्सुलेंट है वो सब आते रहते हैं, तो उन्हीं पे हमला किया था। एक्चुअली किसी तरह की उन लोगों की जान नहीं गई थी, वो लोग होटल से बाहर थे, लेकिन ये हमला किया गया था। तो ये सब तरह की चीज़ें हो रही है। तो हम लोग आज इस बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग रीजन हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है। और इसको हम लोग और भी डिफरेंट तरीके पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बलूचिस्तान क्या है। देखो, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन सबसे कम पॉपुलेटेड, सबसे कम डेवलप्ड, और ये सब रीजन ही एक्चुअली कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो पॉइंट बनाने वाले हैं। और इसे आर्म सेपरेटिस्ट हमेशा चलता रहा है। वहाँ पे जो बलोच के रिबल है वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कई दशकों से। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक चांस है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। और उसको हम बांग्लादेश से भी कवर करेंगे, बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में भी इसे हम लोग कोशिश करेंगे उस पर्सपेक्टिव से देखने की, क्योंकि बांग्लादेश वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट अभी सेपरेट है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, वहाँ पे क्या चीज़ें हुई थी जो बलूचिस्तान में हो रही है, और दोनों सिमिलर है, इस बात को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे यार, अगर तुम बलूचिस्तान की बात करो तो वाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर, यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट कश्मीर। तो हम लोग कश्मीर के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि ऐसा क्या है। तो आप लोग को लास्ट तक ये पूरी तरीके से एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आप लोग इस तरीके पूरी तरीके से समझ के रहोगे कि कश्मीर का जो इश्यू है वो अलग है, जो बलूचिस्तान से बहुत अलग है। अगर कोई इस चीज़ को कंपेरिजन कर रहा है तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतने सारे मैं जो भी पॉइंट दूंगा उसमें आप लोग खुद से भी इस चीज़ को एनालाइज करके देख सकते हो, और मैं अभी बताने वाला हूँ। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया पाकिस्तान को कहा जाता है। और अगर आप इसको मैप के थ्रू समझते हैं, देखो ये जो है, अगर हम इसको मार्क करते हैं, हाँ ये पाकिस्तान का एरिया है ये। और अगर आप देखोगे जो गेटवे ऑफ, हमने जो कहा कि गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया है पाकिस्तान, तो देखो सेंट्रल एशिया अगर है तो मेन रीजन कौन सा है? बलूचिस्तान है। अगर ये एक लार्ज एरिया कवर करता है, बट ये बहुत एरिया कवर नहीं करता। और भी बात देखो, यहाँ से अगर किसी भी तरीके की अगर हम गेटवे की बात करें तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है, ईरान है। और अगर किसी भी देश की बात करें, मान लो अगर यूएस की बात करें, यूएस का ईरान से बनता नहीं है, ईरान से उसकी दुश्मनी, देखो ये ईरान से उसकी दुश्मनी। पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके की ढील डाल करता है, जो कि अभी भी हम लोग देखा कि एयरपोर्ट देने में नौटंकी कर रहा था, तो उसके लिए सबसे अच्छा हो, क्योंकि आगे चल के हम लोग अभी इस वीडियो में ही देखेंगे कि इसकी क्या हालात है, ये जो बलूचिस्तान के एरिया उसका क्या हालात है। तो यहाँ पे आसान होगा किसी के लिए भी, तो इसलिए भी ये स्ट्रेटेजिक, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस तरह एंट्री करने के लिए। तो आप लोग आई थिंक समझ रहोगे। अगर आगे की बात करें, जो चाइना जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर उसका मैप आप देखो, उसकी अगर मैपिंग देखते हो तो ये यहाँ से शुरू होता है, चाइना से POK जो हम लोग का है, जो पाकिस्तान ने कवर कर रखा है, वहाँ से एक दिन छीना जाएगा। तो वहाँ से कवर करते हुए आप ये यहाँ से आओ, और इसके बाद देखो ये वाला जो एरिया है बलूचिस्तान वाला, इस एरिया में ये रोड बाय द यहाँ से यहाँ तक आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्वादर एयरपोर्ट, जो ग्वादर जो पोर्ट है, सॉरी इट इज नॉट एयरपोर्ट, एक्चुअली ग्वादर जो पोर्ट है, तो वो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ये जो है बहुत मैक्सिमम कह सकते हैं, दिस इज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर एवरी कंट्री, फॉर एनी वन। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अगर आगे की बात करें तो ये जो है, जो बलूचिस्तान का रीजन है, ये रिसोर्सफुल है, लेकिन डोमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? पाकिस्तान के द्वारा। देखो
ये जो प्रोविंस है वो 3 कंट्री में डिवाइडेड है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। लेकिन जो बलूचिस्तान का जो लार्जर पार्ट है वो पाकिस्तान में है, और जो सबसे ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें होती है, हमला वगैरह की चीज़ें, वो पाकिस्तान में ही होती है। तो हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में है क्या क्या। देखो वहाँ पे क्रोमाइट, फ्लोराइट, मार्बल है, गोल्ड है, सोना है, गैस है, आयरन है, पेट्रोलियम है, और बहुत सारा की जो रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन फिर भी इतना रिसोर्सफुल जगह होने के बावजूद वो इस पूरे पाकिस्तान का सबसे पुअरेस्ट प्रोविंस है, सबसे गरीब इलाका है, और उसके बाद उसे मार्जिनल, उसे डोमिनेट किया गया है हमेशा। और जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के लोगों को पॉलिटिक्स में कभी भी, याद रखना, कभी भी एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। मिलिट्री में एक कभी हाई लेवल की जो अथॉरिटी, हाई लेवल का पद, वो नहीं दिया गया है। उसके बाद या फिर मतलब मिलिट्री हो, पॉलिटिक्स हो, उसमें जो रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो उन लोगों का है ही नहीं। ठीक है, कभी कभी तो उन लोगों का जो टेन्योर होता है कि चलो जैसे हमारे यहाँ है, चीफ मिनिस्टर की 5 साल की टेन्योर होती है, तो वो टेन्योर भी कभी कभी वहाँ के जो लीडर है वो पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सेंट्रल जो है वो वहाँ पे किसी तरह का पॉलिटिकल एक्सक्लूजन करता है। मान लो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहीं एक चीफ मिनिस्टर है ना, और वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर से उसका नहीं बनता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन लगवाती है। ठीक है, जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गई, ठीक है, वैसे यहाँ पे इतना मुश्किल, मतलब काफ़ी मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को तो पता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें की जाती है कि जैसे टेन्योर पूरा होने से पहले उसे कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो लगा दो, उसके बाद क्या होगा कि उसका जो भी टेन्योर वो पूरा नहीं कर पाएंगे वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर। यही सेम चीज़ें वहाँ पर भी की जाती है। तो एक अनस्टेबल पॉलिटिक्स है। उसके बाद अनइक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्स है। अब देखो क्या है कि वो एरिया जो है बलूचिस्तान, वो रिसोर्सफुल है, ठीक है, लेकिन जो रिसोर्स यूटिलाइज करता है वो बाकी का पाकिस्तान करता है। ठीक है, जितने भी तेल, गैस वगैरह है, एनर्जी वगैरह, वो सब यूज कौन करता है? वो सब करता है पाकिस्तान। और इन लोग को मतलब बहुत कम जो है इन लोग का कंट्रीब्यूशन होता है इन सब चीज़ों में। अब बात करते हैं डेवलपमेंट इशू। देखो अब जहाँ पे तुम इस तरह की चीज़ें करोगे डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बलूच को ना ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो वहाँ पे जो पोर्ट बन रहा है, या फिर रोड बोल्ट, जो CPEC बन रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उन सब के कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट में इन लोग की अहमियत नहीं दी जाती, इन लोग को बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। तो इसके विरोध में कई बार पाकिस्तान, इंडिया और जो ईरान जो गैस पाइपलाइन है उसे भी कई बार टारगेट किया गया है, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि देखो जो ये सब चीज़ें करो। इस सबसे हम डिसएग्री करते हैं, क्योंकि हमारा भी एक पार्ट होना चाहिए, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी हक है कि इस चीज़ों ये जो प्रोजेक्ट वगैरह है उसमें हमारी एक अपर हैंड हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे पाकिस्तान की जो मेन गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें डिसाइड करती है, उन लोग को जानबूझ के मार्जिनाइल किया जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन राइट की। मुझे ये भी लगता है कि ह्यूमन राइट वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी आपने देखा कि इजराइल के विरुद्ध एक यूएन में, UNHRC में, ह्यूमन राइट की जो काउंसिल है, यूएन की एक पार्ट है, तो उसमें एक पास आउट किया गया। उसमें ये चीज़ें है कि जो भी अटैक हुए थे उसमें बहुत सारे जो गाजा के लोग थे, ह्यूमन राइट वायोलेशन किया गया, इसकी जांच हो, ये एक पास किया गया है। तो ह्यूमन राइट आजकल के दिन में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ हो जाती है। तो अगर आप इसकी बात करते हैं, और पाकिस्तान बहुत बढ़ चढ़ के इस बात को बात कर रहा था कि वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेट किया गया। अब उसकी हालत देखो, खुद बलूचिस्तान में 2003 से 2008 तक 8000 से ज़्यादा लोग किडनैप किए गए थे पाकिस्तानी सिक्योरिटी के द्वारा। अब सोचो, और उनको टॉर्चर भी किया गया था। कैसे? कि उनके जो बॉडी है, उनके बॉडी पे क्या मिलते थे पता है? जला दिया जाता था। जलाने के बाद या फिर हड्डी को तोड़ दिया जाता था। नाखून था ना, नाखून को खींच लिया जाता था। या फिर सर है ना, सर में छेद कर दिया जाता था, छेद ड्रिल कर दिया जाता था। इस तरीके के क्या टॉर्चर किया गया था 2003 में 8000 लोगों से ज़्यादा किडनैप करने के बाद। ठीक है, अब वो अभी दुहाई दे रहे हैं ह्यूमन राइट का। खैर छोड़ो, वो भी ईवन में। और अगर ह्यूमन राइट कमीशन के एक पाकिस्तान की रिपोर्ट थी तो 2006 की, तो उसमें यही बताया गया था कि वहाँ की जो बेसिक सर्विस है, ठीक है, लिटरेसी हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, जो मृत्यु दर है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, यहाँ तक कि जो पीने का पानी है ना, सिर्फ जो एक शुद्ध पेयजल होता है, जो पीने का पानी है, पूरे पाकिस्तान से जो बलूचिस्तान वाला एरिया, उसमें गंदा पानी दिया जाता है पूरे पाकिस्तान से। जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है बची हुई पाकिस्तान की, उसमें अच्छा पानी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदा पानी है।
इतनी ज़्यादा वहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की जाती है, जिसमें वो रिसोर्सफुल है, वहाँ पे हर तरीके की चीज़ें हैं, खनिज लवण मतलब रिसोर्सफुल है, फिर भी उसके साथ इस तरह के भेदभाव की जाती हैं। अब बात करते हैं फॉरेन सपोर्ट की। देखो कहीं पे भी अगर विदेश के लोग मतलब जो भी बहुत सारे देश है वो अगर सपोर्ट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस एरिया को किसी भी तरीके से सेपरेट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट की बात करते हैं। देखो जो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट वो तो उनका काम ही है खैर इल्जाम लगाना, हर कुछ में बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने कई बार इंडिया पे और यूएस पे इस चीज़ को लगाया है कि वहाँ पे वो लोग फंड करते हैं या फिर हेल्प करते हैं, बलूच मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ताकि जो कंट्री है उसको डीस्टेबलाइज किया जाए। वो भी होगा भी, अगर घर के अंदर आग लगी तो घर तो भाई खराब होगा ही, तो डीस्टेबलाइज तो होगा, तो उनका ही रहा है। लेकिन हम जितने भी दोनों कंट्री है वो कई बार उन्होंने एक्यूज किया है, और जो इंडिया है और यूएस है उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। लेकिन जो वहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर है बलूचिस्तान के, उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया या फिर ईरान या फिर कोई भी कंट्री, अफगानिस्तान, अगर हेल्प करती है उससे एड में की, तो वो बलूचिस्तान के भलाई के लिए मतलब बलूचिस्तान के डिफेंस में उन सब चीज ऐड को स्वीकार करेंगे, मतलब उन सबको लेंगे, जो कि आप समझ सकते हो कि ये पाकिस्तान को किस तरह का आईना दिखाना हुआ। ठीक है, और आप बात करते हैं एजुकेशन। देखो एजुकेशन वन ऑफ द बेसिक चीज़ है, हम सबको पता है, लेकिन और ये वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग का ये कहना है कि वहाँ पे जो राइट ऑफ एजुकेशन है वो भी नेगलेक्ट किया जा रहा है, उन लोग को पढ़ने तक नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और तो अब हम बात करते हैं करेंट सिनेरियो की। चलो ठीक है, ये सब चीज़ें अभी क्या पाकिस्तान के अगर नज़र से देखा जाए तो, और हाँ एक चीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट में बोला था कि इस चीज़ को पाकिस्तान के इस चीज़ को हम बांग्लादेश के पेस्पेक्टिव से करेंगे, यही सारी कंडीशन थी। एक वीडियो मैंने अभी बनाया था, इस जो चीरहरण की जो फर्स्ट एपिसोड है वो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग देखना। तो उसमें भी यही सब रीजन था, उसमें लोगों को इसी तरीके से सताया जाता, इसी तरीके से मारा जा रहा था, इसी तरीके से डेवलपमेंट में प्रॉब्लम की जा रही थी, इसी तरीके से उन्हें पॉलिटिकल पावर नहीं दिया जा रहा था, इसी तरीके से उन्हें मिलिट्री में जो जो अभी बांग्लादेश के लोग हैं उन्हें जब वो पाकिस्तान था तो उन्हें मिलिट्री में नहीं जाया, मिलिट्री में किसी हाई लेवल पर नहीं जाने दिया जाता था। पॉलिटिक्स का ही गंदा खेल चल रहा था कि जो मेन लैंड के थे उधर के पाकिस्तान वही बनेंगे। उसके अलावा भी जितनी तरह की चीज़ें हैं ना, मैंने बलूचिस्तान को लेकर बताया, मैक्सिमम चीज़ें सिमिलर थी जो बांग्लादेश में हुई थी, और बांग्लादेश भी अलग हुआ था। और ये मैं कह नहीं रहा कि ये अलग हो अभी मतलब तुरंत होना है या फिर हो जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ें थी। अब बात करते हैं कश्मीर पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। देखो कश्मीर में इस तरह की एक भी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे आज भी अगर पत्थर मारा जाता है ना किसी को किडनैप करके, और इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती, इस तरह का यातना नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ के जवान पत्थर खा लेते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के जो नेता है किस तरह के अजुल फजुल बयान, वहाँ पे लोगों को मारने के प्रति उतारू नहीं होती है। हमारे यहाँ के लोग उनकी कड़ी निंदा करके रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी कई लोगों के केसेस माफ़ कर दिए जाते हैं, जितने पत्थरबाजी कई बार केस वापस ले लिया गया है, उन लोगों को पॉलिटिकल पावर भी मिलता है पूरी तरीके से। लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है, एजुकेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, और तो और वहाँ के जो भी रिसोर्सेज है, मान लो कि वहाँ पे टूर है, वहाँ पे लोग घूमने जाया करते हैं, तो उस पर भी अधिपत्य नहीं है कि हाँ अब वहाँ के लोग नहीं घुमाएंगे। एक्चुअली उन लोग की जीविका ही वही है कि वहाँ के लोग जो हैं उनकी जीविका ही वही है। लेकिन इस तरह कोई सी तरह का गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कि बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करती कि नहीं वहाँ के लोगों को सताना है, वहाँ के लोगों को बुरे हीन भावना से नहीं देखती है। वहाँ के बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब हर तरह की चीज़ें फैसिलिटी वहाँ पे दी जाती है। तो कश्मीर कहीं अलग है, और जो वहाँ का जो कंडीशन है पूरी तरह से अलग है। वहाँ पे कश्मीर हम लोग डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है, जो हिंदुस्तान का है उनकी सरकार के द्वारा हर तरह की चीज़ें की जाती है, तो समय समय पर बात भी की जाती है, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं पाकिस्तान जो करेंटली टेररिस्ट प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसका इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में महंगाई की दर करो, मतलब जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो एकदम हाई पे है। अब इस तरह इस टाइम में हम सबको पता है कि किसी भी तरीके की लड़ाई को रोकने के लिए, चाहे वो इंटरनल एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पावर, जो कि आप समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर है ही नहीं। पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर नहीं है, वहाँ पे पता ही नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है। वहाँ पे हर कोई सरकार अपने आप को सरकार में, वहाँ के आतंकवादी भी अपने आप को सरकार समझते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे होगी, पावर सेंट्रलाइज नहीं होगी, तो किसी भी घर में आग लगी हो ना, तो पता चले क्या कि एक सब लोग मिल के बुझाएंगे, या फिर एक पावर हो कि वो बुझाएगा तभी तो होगा। कोई इधर भाग रहा उधर भाग रहा तो थोड़ी ना होगा। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है इनसाइड, या फिर कोई भी मान लो दूसरे देश से भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है,
तो पाकिस्तान को इसको झेलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि पावर सेंट्रलाइज नहीं है। हमारे देश में अगर बात करोगे ना, तो कांग्रेस ने इतने दिनों तक शासन किया, ठीक है, एक चीज़ उसकी कुछ ना, चाहे वो डेवलप में चाहे किसी भी चीज़ में कितना ही बुराई किया हो, लेकिन एक चीज़ उसने अच्छा किया था कि वो पावर सेंट्रलाइज करके रखी थी, किसी भी तरीके की पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होने दिया था। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में पावर पता चलता है कभी मिलिट्री के पास है, कभी चलता है ISI के पास है, कभी पता चलता है टेररिस्ट के पास है, कभी सरकार कठपुतली है, कभी सरकार बोलती है कि नहीं ना हमारे पास भी पावर है, मतलब पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह की चीज़ें जब होगी तो कहीं पे भी उसको तोड़ना सबसे ज़्यादा आसान होगा, और खासकर इतने पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बाद अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो तब और ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, चाहे वो इंटरनल लड़ाई हो चाहे एक्सटर्नल। मैंने पहले ही बताया इकोनॉमी का स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और पाकिस्तान की यह हालत अभी नहीं है। पाकिस्तान को चावल तक सऊदी अरब से लाना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है, तो वो इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाए। किसी भी तरह की जो लड़ाई है वो अभी आपने देखा पाकिस्तान की सरकार एक जो कत्तरवादी नेता था उसके सामने झुका, जो फ्रेंच को, वो पाकिस्तान की सरकार ये नहीं चाहती थी, लेकिन उसके विरोध वहाँ के जो वो नेता थे वो कब्जा कर लिए, उन्होंने पुलिस स्टेशन तक पुलिस वाले को वो कर लिया, किडनैप कर लिया। ये हालत चल रही है पाकिस्तान में। तो इस मोमेंट पे अगर किसी भी तरह का बलोच लिबरेशन आर्मी है वो अगर स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग होगी भी, अगर स्ट्रांग होती है तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और बहुत मुश्किल होगा उस चीज़ को, तो इसको अलग होने से रोकना, क्योंकि आपको मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ को बचा सकते हो, किसी एरिया को बचा सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे तो पहले भी यही हुआ है, जो कमज़ोर है उसे तोड़ना ज़्यादा आसान रहा है। और जब वहाँ के जो नेता है वो अगर थोड़े से भी स्ट्रांग होगा और वो कह रहे हैं कि हम दूसरी कंट्री से एड लेना चाहेंगे, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरे कंट्री अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। और चीज़ जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो लोकेशन सबको चाहिए, तो वहाँ पे इसको लेकर भी पाकिस्तान सरकार या फिर दूसरी कंट्री इस तरह की चीज़ें, किसी भी तरह की चीज़ें कर सकती है, ताकि हमें एक गेटवे मिल जाए। तो ये सब प्रॉब्लम है उस जगह के साथ। और वो प्लस में जो मिनरल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मिनरल रिसोर्सफुल एरिया है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी वहाँ पे किसी तरह का विदेशी सपोर्ट मिल सकता है उनको। और ये सब चीज़ें जब होगी, अभी तो फिलहाल ये सब चीज़ें कहीं से भी नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकती है। मैं जस्ट आई एम गेसिंग कि ऐसा हो सकता है। और अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू देखो और आप हिस्ट्री को देखो तो इस तरह की चीज़ें आपको भी लगेगी। और ये जो है वो बांग्लादेश की चीज़ों से बिल्कुल मिलती जुलती है, तो मे भी ऐसा हो सकता है। बाकी अभी देखते हैं। अगर आप मेरी ओपिनियन पूछेगा तो देखो, अभी तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन ये बढ़ सकती है, क्योंकि इस पे कम करने के, याद रखो, हमेशा दबाव से नहीं किसी भी चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। और वो इसी तरीके जो पाकिस्तान की जो आर्मी वो यही कर रही है, किसी तरीके से डर से दबाव से कोशिश कर रही है कि उसे और हर तरीके से सताने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे लोगों को जाके बसा रहे, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, जो कि हम लोग और कहीं पर नहीं किया था। और लेकिन बांग्लादेश में भी मैंने आपको जो पिछले लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि वहाँ पे लोगों को मार दिया गया था, 2-4 लाख लोगों को मार दिया गया था, 2-4 लाख औरतों का रेप कर दिया गया था। तो इन सब तरह की चीज़ें हुई है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी लोगों को सताया जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज़ कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में पत्थरबाजों से भी हमारे जवान पत्थर खा लेते हैं, लेकिन सामने खड़े रहते हैं, मैंने पहले ही बताया, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो अगर टाइट नहीं होगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचेगी। अगर उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचती है तो उन लोगों में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा, जो कि अभी तो होती हुई नहीं दिख रही है, और उन्हें दबाया अलग से जा रहा है। तो ये चीज़ें बढ़ेगी। तो अगर यही सब चीज़ें चलती रही, जो डिसीजन मेकिंग में अगर इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसी तरह की इनकी रही, इसी तरह की कमज़ोर रही, और भी बहुत सारे जो फैक्टर वो सब इसी तरीके के रहे, और जो हम लोगों ने फैक्टर डिस्कस किए हैं अगर उन पर काम नहीं किया गया, तो ये हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं, वो जो प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाए। तो ये मेरा ओपिनियन था। बाकी आप क्या सोचते हो इसके प्रति आप बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। इट वाज एक्चुअली आई टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। इफ दिस हर्ट यू देन आई कांट डू एनीथिंग। थैंक यू सो मच।